So now we are starting with Financial Express. First, we are seeing UP on the Heritage Revival route. UP is on a ambitious drive to convert some of the Havelis and forts into hostels, giving a big boost to tourism. So यहाँ पे हम एक चीज हाईलाइट कर सकते हैं कि बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका एक एटीट्यूड है कि वो खुद भी जो स्टेप्स है वो नहीं लेगी एंड जो दूसरी एंटिटीज हैं उनको भी नहीं लेने देगी। तो वहां पे क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि दैट इज अ शिफ्ट, इट इज अ शिफ्ट इन दैट नहीं, थिंकिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग द लीड। गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है प्रिजर्वेशन ऑफ जो हवेलीज और फोर्ट्स है उनको होटल्स में कन्वर्ट करने की बात। तो दे आर बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इवन द हेरिटेज टूरिज्म ऑल्सो। सो इट वुड बी यस। बूस्टिंग टूरिज्म। तो बोला जा रहा है कि कैन इट बिकम द नेक्स्ट राजस्थान। यूपी की बात कर रहे हैं हम, तो इवन वी डिफरेंट कैन दैट इज हाईलाइट वन थिंग अ इसमें कि first of all the forts, Havelis need conservation, and for that fund is needed. ASA already have less fund available. तो एक इनोवेटिव सोल्यूशन कैसे किया जाए? तो यूपी गवर्नमेंट इज converting the Havelis and fort in hotels so that the revenue generated from the tourism can be used to conserve this thing, heritage, Havelis and fort. तो एक इनोवेटिव स्टेप। तो विल इट बिकम द नेक्स्ट राजस्थान? राजस्थान में से प्रमोट करते हैं ना उदयपुर पैलेसेस, वहाँ शादियाँ होती है, फिर डेस्टिनेशन मैरिज होता है बाकी जगह में, तो फंड आता है उसी को फिर आप पंप करते हो कंजर्वेशन, तो कर सकते हो। ठीक है, वी कैन टेक दिस वन। सो गवर्नमेंट नॉर्म्स इन ऑफिंग टू चेक एआई रॉबस्टनेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है ऑन द standardized sets of norms for AI systems and their response in times of crisis or breakdown of system in sectors like connected cars, drones, metaverse, satellite broadband and healthcare। तो यहाँ पे नॉर्म्स सेट करने की बात हो रही है एंड जो TEC टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर है वो काम करता है इस डायरेक्शन में। ये टेक्निकल बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर ही आएगी। एंड यहाँ पे बेसिकली कॉमन स्टैंडर्ड जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इक्विपमेंट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है। TEC is expected to come up with an initial report on these subjects over next. Okay. Telecommunication Engineering Center is working with the industry to come up with report on the standards, how the standards will be formulated. तो बेसिकली यहाँ पे यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मैंडेटरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए भी लेके आई थी कि जितने भी मैन्युफैक्चर्ड वो होते हैं प्रोडक्ट्स इंडिजिनियसली या फिर जो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेशन होती है वो मैंडेटरी हो जाती है। यस। तो इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। इसमें एक ही पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अ रेगुलेशन ऑफ एआई, कैसे किया जाए? दैट इज टेलीकम्युनिकेशन एनर्जी इंजीनियरिंग सेंटर इज वर्किंग ऑन द स्टैंडर्ड। हाँ, यहाँ पे इट एक विल बी चैलेंज ये है फॉरवर्डेड। कि जो एआई है उसका एप्लीकेशन हर एक सेक्टर में है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ डिफरेंट नॉर्म्स चाहिए हर एक एरिया में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है कि जो टेलीकॉम में एआई का एप्लीकेशन है उसमें हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो उस चीज को डील करने की बात की जा रही है। तो अगर वहां पे हैकिंग होती है, क्योंकि एआई को अगेन हैक करना, साइबर क्राइम्स और इंक्रीज हो सकते हैं, तो गिवन दैट concern, this step is taken. Oh, woman power on Republic Day. 100 women artists playing music. 144 personal tri-service women contingent for the first time. And mixed contingent की भी हमने बात करी थी। नवीन जिंदल। So, what does Tiranga mean to you? Cherished national flag is more than a symbol. It is a living testament to indomitable spirit of India. Collective dreams, हमारे struggles, triumphs, हमारे आगे की क्या फ्यूचर एम्बिशंस हैं, तरीके से यू कैन से कि सब चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड है इन आर फ्लैग, इन आर तिरंगा, जो स्पिरिट है।
So he is also associated with the case जो हुआ था कि right to hoist the national flag, like जो universities, जिंदल यूनिवर्सिटी, ऊपर जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी like इनके आपको हर एक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं वहाँ पे भी आपको मिलेगा फ्लैग। तो इट बिकेम, ये इशू जो हुआ, केस हुआ, तो बोला गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग। पैट हम कर चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक्स के। कैन टेक दिस अप करो ना। So EPFO adds which one? दिस वन, ग्रीन इंडस्ट्रियल Green Indus- Green Industrial Revolution and Optimistic View, Environmental Stewardship. So what do we mean by environmental stewardship here? मीन्स कि जो A आपके green industrial revolution power. बोलो। No, I was just highlighting. हाँ नहीं, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, एक तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, वो कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क एंड द लेबरर्स इन प्रोडक्टिविटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का, ही हम बोल सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल आपके जो स्टेप्स हैं, प्लस आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वो भी प्रमोट करो, बट इट हैज टू बी इन अ सस्टेन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो वही कार्बन क्रेडिटिंग मार्केट की यहाँ पे हम मानसी, इसमें जो लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन में इन्वायरमेंटल स्टेवरशिप मतलब क्या हुआ कि इफ द कैपिटलिज्म कैन सॉल्व द इशू ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वो एक बड़ा क्वेश्चन है इसमें। कि हम लोग तो बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के अंदर में आप कैपिटलिज्म कैसे प्रमोट करो, फॉर एग्जांपल कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म, सब कैपिटलिज्म का एक पार्ट है। कार्बन स्टोरेज, फिर कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्या इसके द्वारा आप सही में एड्रेस कर सकते हो ओवरऑल जो क्लाइमेट क्राइसिस है? तो हाँ एक हाँ ओवरऑल एक क्वेश्चन वही। मार्क है इसके ऊपर में। हम्म, सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन द ब्लाइंड फेथ इन मार्केट but on our collective ability to regulate the excesses, drive sustainable technology innovation, foster global cooperation, and reassess our approach to consumption and growth. तो इसमें बोला जा रहा है क्या, क्योंकि अल्टीमेटली देर इज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, और कैपिटलिज्म के थ्रू आप क्लाइमेट चेंज को टैकल भी कर दोगे तो ओवरऑल कंजम्पशन एंड ग्रोथ तो एक वो तो होते रहेगा। तो फिर यूज कैसे, क्या क्या करोगे फिर, और हाँ प्रोडक्ट जैसे कहाँ से ग्रीन आएगा? वॉशिंग, तो इसमें ग्रीन बात हो रहा है रीअसेस आवर अप्रोच टू कंजम्पशन ग्रोथ। हम्म वापस है स्टेयरिंग कैपिटल टुवर्ड्स क्वेश्चन तो है सस्टेनेबल ही। फ्यूचर। हाँ ये हम्म। क्वेश्चन है जो आपने बोला, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, एक ये हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के दो एलिमेंट्स हाँ। हाईलाइट कर रही थी, हम्म। और क्लाइमेट कैपिटलिज्म एक कीवर्ड बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करने की, ताकि सस्टेनेबल जो थिंकिंग है उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाए। एंड अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री की, तो हाउ फार विल यू एग्री कि उसको हम एक कैपिटलिस्ट मॉडल बनाते हुए जा रहे हैं या फिर एक बिजनेस मॉडल बनाते हुए जा रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड क्या उतना ही वर्क हो रहा है अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें हम? नहीं, हम यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे एनर्जी की बात करें, रेन्यूएबल एनर्जी की, तो इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क नहीं कर सकते हो। तो वो सब चीज़ों को कैसे स्ट्रक्चरली जो हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इवन बिहेवियरल चेंज करने की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बना रहे हैं, या इवन जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट हम करते जा रहे हैं, तो वो चेंज जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी स्लोअर रेट। तो चेंज तो हो रहा है डेफिनेटली, तो नहीं बोल सकते जो कन्वेंशनली हमारा एक आइडिया था अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कार्बन क्रेडिट्स की भी बात करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की हम बात कर रहे हैं कि दैट वुड बी सून इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो। ग्रीन क्रेडिट्स की बात करते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं।
तो इस टॉपिक को वैसे अगर हम मतलब ले ट्रेड गेम, न्यू रूल्स ऑफ द ट्रेड गेम, तो इस पे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से करुणा आप क्या बोलोगे? आई थिंक इस पे मैं यही बोलूंगी कि जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं वो इंक्लूसिव होने चाहिए, और जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये सारी चीजें जो है इस पे इंडिया को भी वर्क करना चाहिए, ताकि आगे जो वर्ल्ड आ रहा है उसमें हम अपने आप को अलाइन कर पाए। ठीक है, और एक जो प्रॉपर शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट जियोपॉलिटिकली भी, तो वी आर सीइंग, जैसे अभी आई वाज मेंशनिंग अबाउट एशियन लेड सेंचुरी, तो उसमें डेमोक्रेटिकली कैसे चाइना और इंडिया एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं इन अचीविंग दैट, इन रियलाइजिंग दैट टारगेट एंड गोल। सो वी आर सीइंग कि चाइना इंडिविजुअली अपने आप को जो अपनी हेजेमनी डेवलप करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहता है, विच इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड इन दी डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ चाइना की हम बात करते हैं असर्टिवनेस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इवन ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज ताइवान और हांगकांग ट्रेड के लिए बहुत ही क्रिटिकल हम बोल सकते हैं कि पोर्ट्स हैं, एंड जो जहाँ से इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी क्रॉस होती हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन इंटायर एक ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। देन चाइना का हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन में, तो जो चोक पॉइंट्स हैं, ये भी माना जाता है कि अगर सपोज मलक्का स्ट्रेट चाइना ब्लॉक कर देता है, या जो चाइना के क्लेम्स है ओवर द 9-लाइन, वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एंड इवन जो जियोपॉलिटिकली अगर हम चेंजेस की बात करें जो हुए हैं आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, इवन इसराइल हमस वॉर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न्स रेज हुए हैं, एंड तो हमने देखा है कि वी आर सीइंग मोर शिफ्ट टुवर्ड्स इवन सेल्फ रिलायंस। और एक और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो चेंज हो रहा है, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म, या जिसको हम बोलते हैं कि न्यू ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी ज़्यादा फॉलो की जा रही है। और हम एक बात कर सकते हैं, न्यू रूल्स ऑफ ट्रेड गेम बोला जा रहा है, तो WTO रिफॉर्म्स जो हैं वो एक पूरा हम बोल सकते हैं एक दूसरा डायमेंशन ओपन अप हो जाएगा, वहाँ जो कंसर्न्स इश्यूज हैं एंड इंडिया हम के वो सब। एंड हम इंडिया के केस में भी बोल सकते हैं कि इंडिया स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट, हाँ ये तो भी। वो ट्रेड के केस में भी रिफ्लेक्ट होगा। यस। तो यहाँ रोल ऑफ इवन ग्लोबल साउथ भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्राजील की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन, तो वी आर कोलैबोरेटिंग विद स्पेसिफिकली ब्राजील ऑन दिस, so we can take this up. So Archaeological Survey of India administers over 3,650 ancient monuments, archaeological sites, and remains of national importance. These includes church, mosques, tombs, palaces, and so on. India deserves more than just 42 World Heritage Sites. सो अभी जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया के पास 34 कल्चरल साइट्स हैं, मैनमेड 7 नेचुरल साइट्स हैं, और जिसमें नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटीज, वेटलैंड्स, एंड 1 इज मिक्स्ड साइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंशंट मॉन्यूमेंट और एंशंट साइट्स की हम जब बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिफाइन करता है, तो उसमें बेसिक डिफरेंस इफ यू कैन स्टेट एंशंट मॉन्यूमेंट एंड एंशंट साइट्स। वो तो चेक करना पड़ेगा, तो बिल्कुल स्पेसिफिक जो होगा। और औशिक आप इस पे बोलोगे, जो पिक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार शेप्ड बेस है, सो आई थिंक ये सैंडस्टोन। वैसा होना चाहिए। हाँ ये कहाँ पे है? सैंडस्टोन, होयसला टेम्पल इन कर्नाटका। वैसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सोप स्टोन है अधिकतर है, हाँ सॉफ्ट हाँ स्टोन होता है एंड स्टार शेप। तो हाँ मिक्स आर्किटेक्चर, होयसला पार्ट ऑफ होयसला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मिक्स ऑफ नागारा एंड द्राविडन फॉर्म। सो इट इज इन कर्नाटक। हेरिटेज साइट्स इन यस, इंडिया सब पूरी लिस्ट है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016। रिसेंटली Sacred Assembly of Hoysala have been included and Santi Niketan, Kolkata, related to Rabindranath Tagore ji. इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए। मुडीयट्टू केरला। ये पूरा है मॉजुली रिवर आइलैंड इन असम।
यस, डीलिस्टेड साइट्स भी पता होनी चाहिए, बाकी कंट्रीज की भी मेंशन है। UP government's development from the UP government to highways, telecom, railways, we're already around 10. सो ऊपर हमने देखा इंडिया के पास एक मिक्स्ड साइट है, तो मिक्स्ड साइट किसको बोलते हैं हम? मिक्स मतलब दोनों नेचुरली भी और कल्चरली भी दोनों एलिमेंट्स विजिबल है, तो मिक्स्ड हो गया। हेल्थ के पर्सपेक्टिव तो से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल इनएक्टिविटी की। फिजिकल इनएक्टिविटी 1 in 4, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। 1 in 4 adults and 81% of adolescents do not do enough physical activity as per World Health Organization, and inactivity level can be as high as 70%. तो ये हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को शोकेस कर रहा है, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इमर्ज होती हैं। एंड यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर। हाँ जी। मैं बोल रही थी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हो रहे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओबेसिटी, ऑल ऑफ दैट इज इंक्रीजिंग, डायबिटीज, ठीक है, स्वीट पॉइजन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। यहाँ पे हम बात करें कि आजकल बहुत सारे लोग जो कि डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो वो गुड़, देसी गुड़ या फिर चीनी को रिप्लेस करके यूज करते हैं शुगर फ्री टैबलेट्स भी। तो यहाँ पे जो स्वीटनर्स होते हैं उनकी भी बात हो रही है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जिसकी वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस भी होती है, जैसे यहाँ पे लिस्टेड है ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर। एंड यहाँ पे देसी गुड़ की बात हो रही है जो कि ट्रेडिशनल इंडियन स्वीटनर है, जैगरी, तो ग्लाइसेमिक जिसको हम एक इंडेक्स यहाँ हेल्थ। इम्पोर्टेंट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हमने पहले बात करी है, तो शुगर और जैगरी दोनों का सिमिलर है, बट इट डज नॉट मेक जैगरी अ हेल्दियर सब्स्टिट्यूट फॉर द टेबल शुगर। तो द फैक्ट दैट जैगरी कंटेन्स एडिशनल मिनरल्स, जो पोटेशियम, वाइटामिन्स, जो शुगर में नहीं होते हैं, तो वो मेन डिस्टिंक्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा हम कंपैरेटिवली कंसिडर करते हैं कि जैगरी इज healthier than the white sugar. Then replacing with honey or जो brown sugar being promoted, coconut sugar even though healthiest one consider किया जाता है, non-white sugars, honey for health, and यहाँ पे daily average intake of sugar, all of that is mentioned. 12 gram processed foods बोलो। एंड अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, बट एक्सपोर्ट्स में सेकंड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं और शुगर इंडस्ट्री में? यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो शुगर केन मिल्स है, शुगर केन मिल्स में जो पेंडिंग अरियर्स होते हैं फार्मर्स के, टाइमली उनको नहीं दिया जाता है पैसा, एंड स्टेट सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द FRP, फेयर एंड रेम्यूरेटिव प्राइस, दीज कैन बी सम ऑफ द मेजर्स। ओके। एंड और कुछ चैलेंजेस की भी हम बात कर सकते हैं। जब शुगर को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। इतने में जो फार्मर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं जितनी देर में जब हम शुगर केन हार्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो हाई होती है, एंड लेबर इंटेंसिव हम बोल सकते हैं शुगर इंडस्ट्री को। यस, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन स्नो, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है। हिंदी न्यूज़पेपर दिव्या। एक मिनट शेयर करने दो।
ये कि पुरातात्विक खुदाई में हुई साहित्यकारों और धार्मिक विद्वानों की भागीदारी। जो AIS है, उन्होंने बोला है कि इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ने कि जो जिस तरह से जब पुरातात्विक साइट्स की खुदाई की जाती है उसमें सिर्फ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा वो किया जाता है, लेकिन अब उनकी और अधिक जानकारी के लिए, ताकि हम ये जान सके कि वो किस तरह से, किस इतिहास से या वैदिक उपनिषद से या किस तरह की प्रक्रिया या फिर जो भी वहां पर रहस्यमय पदार्थ है उनसे कनेक्टेड थे, उनकी जानकारी के लिए अब उनके साथ साथ इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, जो संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, और जो वैदिक साहित्य के विद्वान हैं या फिर जिन्हें धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको जोड़ा जाएगा, ताकि उस कालखंड के बारे में, वो किस तरह से रहते थे, किस टाइम पीरियड में थे, उनका खाना किस तरह का था या फिर किस तरह के उद्योग उस टाइम पर वो किया करते थे, उन सभी का और अच्छे से पता लगाया जा सके। हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट पे अटैक के रिगार्डिंग कि किस तरह से वहां पर चेंजेस किए गए थे, दिल्ली पुलिस को हटाकर CRPF को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो NIA ने देखा है कि तमिलनाडु राजभवन पर पेट्रोल बम के हमले किए गए थे, तो उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 लगाई गई है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला करने से संबंधित है और उनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम बोलते हैं कि बिहेवियर चेंज होना चाहिए या फिर जो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से इन चीजों के बारे में अवेयर करना चाहिए, तो उसके एक मुहिम देख सकते हैं कि जो NGO ने स्टार्ट की है, जिसमें DJB 4 NGO इन्वॉल्व है, जिसमें है हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, गंगा देवी शैक्षणिक सोसाइटीज, रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सोशल नेटवर्किंग इंडिया। इन्होंने किया है यमुना की पाठशाला नामक एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो 6th से जो 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करेंगे कि किस तरह से यमुना की सफाई में अभियान चलाया जाए, और उनको उस चीज के बारे में जागरूक करेंगे, और उनके माध्यम से नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, निबंध लिखे जाएंगे, जो पेंटिंग पोस्टर मेकिंग जो प्रतियोगिता है उनको करवाया जाएगा, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको भी उसके विषय में जागरूक किया जा सके। जब हम यमुना से संबंधित इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि जो यमुना है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इवन अगर हमें 1 लीटर पानी को प्योर करना है तो उसके लिए 20 to 25 किलोग्राम क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, और एक टाइम के बाद मशीन भी उस काम को करना बंद कर देती है क्योंकि इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी आ रही है। तो उसको किस तरह से चेंज किया जाए ताकि जो वेस्ट डायरेक्टली पानी यमुना की नदी में छोड़ दिया जाता है उसको रोका जा सके, और उसके लिए आम मानस में भी जागरूकता फैलाई जा सके, तो उसके लिए कदम उठाएगा। ये कि मोबाइल एंड की इसी और कैंपेनिंग्स भी हैं, जैसे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, जहाँ पे कोस्टल क्लीन अप ड्राइव की हम बात करते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि जो इंटरनेट यूज है, मोबाइल यूज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि जो मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है और अलग तरह की तकलीफें देखने के लिए मिलती है समाज में। इसके अलावा हमने कल डिस्कस किया था कि वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भी हैरेसमेंट या फिर जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलती है, तो उनको किस तरह से रोका जाए जब हम देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात करते हैं, तो उनको किस तरह से कम किया जाए। जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें इस तरह से महसूस कराना कि हम वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे अगर हम मूवी देखते हैं 3D या 5D ग्लासेस का यूज कर तो हमें लगता है कि हम वहाँ पर हैं, लेकिन वो चीज रियल में नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू माध्यम से हमें ये चीज फील कराई जाती है। जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो चीजें हो चुकी है, मतलब इतिहास में कोई घटना घटी, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर से रिक्रिएट करना और उसके माध्यम से उस चीज को महसूस कराना कि हम वहां पर है। तो जो रियल में हुआ है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जैसे कि हम नरेंद्र मोदी जो म्यूजियम बनाया जा रहा है
दिल्ली में, उसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है जो कि यूजफुल है। लेकिन वहीं जब हम गेम्स में और इस तरह की चीजें देखते हैं वो हार्मफुल है। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 साल तक के बच्चे भी फोन यूज करते हैं, तो जो उनके लिए ठीक नहीं है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि जो पेरेंट्स है वो भी उस चीज का ध्यान रखे, अपने समय इस तरह से तैयार करे कि उनको भी दिया जा सके, बच्चों के लिए भी टाइम निकाला जा सके। और कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, जिस टाइम पे खाना खा रहे हैं साथ में बैठे हैं उस टाइम पे फोन का इस्तेमाल ना किया जाए, या लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाए कि इतने ही समय के लिए फोन यूज किया जाए। तो इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं फोन के इस्तेमाल को कम करने के लिए। तो यहाँ पे सोसाइटल लेवल पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, कुछ रीजंस होते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जिस वजह से थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं वो बच्चों के ऊपर। एंड एक और इशू भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर देमसेल्फ एडिक्टेड टू मोबाइल्स। जब वो खुद एडिक्टेड होते हैं मोबाइल यूज से, तो वो जो चाइल्ड का बिहेवियर है दैट ऑल्सो फॉलोज दैट। तो अडल्ट में भी हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। हाँ, इसीलिए तो कि पेरेंट्स को अपना टाइम पीरियड मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले भी लोग काम करते थे पर वो इतना टाइम निकालते थे, उनको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, तभी बच्चों के में चेंज आएगा पूरी चीज। एंड इससे एक और कंसर्न भी रेज होता है, जो कि वर्चुअल सोशलाइजेशन का, कि जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पा रही है बच्चों में, एंड जो फिजिकल सोशलाइजेशन है वो उनको मिल नहीं पा रही है। तो दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग फैक्टर। अवसाद, डिप्रेशन को अवसाद बोलते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से, जो इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है उसको किस तरह से कम किया जाए। एक पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, देखना चाहिए कि अगर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ताकि हम उनसे बात कर सके, उन्हें बता सके कि किस तरह से, वो हमें बता सके कि किस तरह से जो डिप्रेशन है उसको कम किया जाए, प्रॉपर दवाइयाँ ली जाए। और उसके साथ साथ सोसाइटल लेवल पर भी इसमें चेंज की जरूरत है कि इसको भी एज अ डिजीज की तरह ट्रीट किया जाए, कि हाँ उनको इस तरह की केयर मिलनी चाहिए और उनको भी उतना ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ इसी डिप्रेशन है को डिजीज नहीं मानते। उस सोसाइटल बिहेवियर चेंज की भी जरूरत है, उसको एक्सरसाइज के थ्रू या पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ कंबन कवर कर चुके हैं स्क्रॉल हम। कर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। वी कैन स्टार्ट विद द समरीज। एटा की बात की थी हमने कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, और किस तरह से एनिमल्स के साथ जो क्रुएल्टी की जाती है उनको, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंडिया म्यांमार बॉर्डर एग्रीमेंट और फेंसिंग के रिगार्डिंग कि किस तरह से बॉर्डर को कवर किया जाएगा। ईरान के रिगार्डिंग देखा था हमने कि ईरान जो गार्डियंस है जो उन्हें करते हैं, तो गार्डियन कॉर्प्स की बात की थी। जिसके अलावा लेबर रूल्स की किया था कि किस तरह से जो रिक्रूटमेंट है ईरान इजराइल में की जा रही है उसके लिए जो कंसर्न है। और चाइना ताइवान इश्यूज, वन कंट्री टू सिस्टम के रिगार्डिंग। करुणा। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से हमने बात की नेचर टूरिज्म, इको सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव रामसर साइट्स, जैसे हमने बात की भितरकनिका मैंग्रोव्स के बारे में, और उसके बाद सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है जनरेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लोकल्स के लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने बात की इंडियन सैंडलवुड की, जो कि ड्राई डिसीडियस प्लांट है। उसके बाद वल्नरेबल स्टेटस उसका वल्नरेबल है। रेड सैंडलवुड उसका स्टेटस है इंडेंजर्ड। उसके बाद हमने बात की वेटलैंड्स के बारे में, कि कैसे हम वेटलैंड्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेके आ सकते हैं, इकोसिस्टम हेल्थ कार्ड्स हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2 लाख वेटलैंड्स हैं इंडिया में। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे माओइस्ट एरिया जो है वहाँ पे जो वोटिंग है वो इंक्रीज हुई है। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क का, एंड इट आल्सो शोकेसेस द फेथ इन डेमोक्रेसी। उसके अलावा हमने अभी अभी बात की मिक्स्ड साइट्स एंड आल्सो साइट्स ऑफ नेशनल हेरिटेज इम्पोर्टेंट।
उसके बाद हमने बात की बिम्बेट का रॉक, जो कि पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड का एक एग्जाम्पल है एमपी में। हाँ चल। Apart from this, some keywords are there like intelligence traffic management, special operating procedure, standardized set of norms, multi-alignment India. That is, India is following. Then optimistic view, environment stewardship, climate capital, global integration, power of ideal worship. और हमने अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम की भी बात की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और सिरपुर और यशवंत सागर जो डैम है वो मध्य प्रदेश, वेटलैंड्स है वो मध्य प्रदेश में है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कीवर्ड लिए थे अर्बन, जो स्मॉलर सिटीज आर वार्मिंग अप ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो उसमें सम कीवर्ड्स थे कि कॉम्प्रिहेंसिव सिटी स्केल क्लाइमेट एक्शन प्लान हमें चाहिए, स्पेसिफिक साइंस ड्रिवन स्ट्रेटजीज चाहिए, और क्लाइमेट रेजिलिएंट स्मार्ट सिटीज बनाने की जरूरत है। और हमने एक टेक्निक की बात की थी, संबलपुरी बंद कला इकात टेक्निक, जो कि उड़ीसा की है। और दैट्स फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you everyone for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel.